वो आपकी आंखें देख के आपको पकड़ लेगा कि वेदर लड़का फंसने वाला है नहीं फंसने वाला है। जहां शुरू करो वहीं खत्म कर दो। अपनी बातों के अंदर में कोई डॉट मत छोड़ो। कुछ चेहरा लाल पीला होना स्टार्ट हो जाता है, कान से आपका कनेक्शन दिमाग तक नहीं जाता, कान से सीधे लगता है कि बस मुंह से सीधे सीधे निकाल दे, और एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये तो ओके है, ये प्रॉपर ट्रेन या फिर प्रॉपरली तैयारी करके आकर के बैठा। हाँ साहब सुनिएगा, हम लोग आज ऐसे कोई सिलेबस या कोई चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू के रिगार्डिंग में। और बाकी ऐसे तो आपका ऑफलाइन इंटरव्यू तो चल ही रहा है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वाली बात है। बाकी यार देखो, इंटरव्यू का एक बहुत ही सीधा सा फंडा होता है। ऐसे भी केमिस्ट्री के बहुत क्वेश्चंस तो आपसे नहीं पूछ रहे, लेकिन हाँ कभी कभी किसी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में अगर केमिस्ट्री के अंदर से क्वेश्चंस, या फिर अगर वो इस मूड में आ गए कि चलो हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही पूछते हैं, तो कुछ भी ऐसा टफ नहीं है यार, ऐसा कुछ भी इसके अंदर में 11th-12th जैसा नहीं है। और मेजॉरिटी तो जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर की चीजें हैं तो वो फिजिक्स से ही एसोसिएटेड है, लगता है कि वो थोड़ा सा केमिस्ट्री जैसा टच दे रहा है। तो गिनती के ही कुछ का तो क्वेश्चंस हैं, आंसर्स बस आराम से, बस आपको जो भी बोलना है आराम से बोलना है, जहां शुरू करो वहीं खत्म कर दो। अपनी बातों के अंदर में कोई डॉट मत छोड़ो, कि ताकि उस डॉट को उठा तो अच्छा इसका ये मतलब हुआ तो उससे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, क्योंकि वो देख लेंगे कि तुम फंस रहे हो या तुम्हें केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आ रही। वहां अगर तुम फंसे, चाहे वो सब्जेक्ट किसी का भी हो यार, मैथ्स का ही हो या फिजिक्स का ही हो, जैसे अभी तो जैसे ऐसे ऑफलाइन में चल रहा होता है, मेरा भी बराबर सुनना होता है कि कभी आपसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाता है तो पता नहीं तुम कौन सा लॉ बताते हो, और अपने वर्ड्स के अंदर में इतने सारे तुम छोड़ते हो ना कि वो किसी एक वर्ड को पकड़ लेना तो वहीं आप देखो। अरे आपको एक बात बताओ, क्या ये सरफेस रेगुलर सरफेस है? नहीं। कौन सा सरफेस रेगुलर सरफेस होता है यार? एकदम कतई आइडियल वाली चीजें होंगी। तो आपका सरफेस तो क्या है, आपके पास रेगुलर है क्या? इससे अभी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है क्या? अगर इससे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा हो तो आपकी आंखों में पड़ी कैसे, आप इस चीज को देख ही कैसे सिर्फ? सीधी सी बात है यार, बात समझ में आ रहा ना? बेसिकली होता क्या, देखने के तो और भी पीछे के रीजंस है, लेकिन आप जो एक लॉ का मतलब क्या होता है, देखो लॉ और थ्योरम, उसमें आप अपनी अंग्रेजी मत लगाया करो यार, उसको आपको एज इट इज ही देना पड़ेगा। अगर आप अपनी इंग्लिश उसके अंदर पैसिव वॉइस में अगर आप बोलोगे या पैसिव लैंग्वेज में अगर आप बोलोगे, और ऐसे भी नहीं बहुत सारे लॉज आपको पढ़ने हैं यार, गिनती के ही तो लॉज भी हैं आपके, चाहे फिजिक्स की बात करें या फिर केमिस्ट्री की बात करें, तो लगभग लगभग अगर आप वो अगर बहुत कॉन्फिडेंटली बताते हो ना, वहां क्या करते हो आप अपनी पैसिव इंग्लिश डालते हो, और वो जहां गया उसके बाद उनके अंदर में तो बहुत सवाल आ जाते हैं, और वहीं आप सबसे पहले घबराते हो, जो कि अभी मेरा ऑफलाइन में देखना होता है जब भी हम सिस्टम पर बैठ करके काम कर रहे होते हैं। बट एक बेसिक सी जो कमी है वो आप लोग के अंदर में ही है, और वहीं एग्जामिनर को एक मौका मिला, या मान लो कि उसको नहीं लेना है, या उनका कंडीशन या उनकी क्राइटेरिया कंप्लीट हो रखी है, या फिर उनको पता है कि भाई अपने को इतने बंदे लेने हैं, इतने को हो चुका, हाँ 10 लोग और बचे इंटरव्यू के लिए, फिर ऑल ऑफ अ सडन वो किस्मत खराब हुई आपका, अगर उसके बाद वाला है तो सबको छाटते ही चलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो वो आपके कॉन्फिडेंस का टेस्टिंग है। और दूसरी बात, आप यहाँ पर इस तरीके से आप मतलब इतना नर्वस हो जाते हैं, जिनको आप हर दिन ही, जैसे हम लोग तो आपके सामने में हर दिन क्लास के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, या हम लोगों का आपके साथ तो इंटरेक्शन हर दिन ही होता है, वहां आप इतना ज्यादा नर्वस रहते हैं, जब फाइनल में वो बिल्कुल एक अलग ही इकोसिस्टम होगा, अलग लोग होंगे, नए लोग होंगे, वहां आप कितना ज्यादा नर्वस होइएगा। तो सबसे पहली बात तो नर्वस होना कम, और थोड़ी सी तैयारी के अंदर में, राहुल सुनना, थोड़ी सी तैयारी के अंदर में कम से कम लॉज वाली जो चीजें हैं उसको तो आप बहुत प्रॉपरली देख करके जाओ, और बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत आराम से बोलो। थोड़ा सा हर एक सवाल के बाद एक पॉज लो, और दिमाग में उन चीजों को थोड़ा सा घुमा, आ भी रहा तो भी तुम टाइम लो, हल्का घुमाओ, क्योंकि आपकी एज ऐसी नहीं कि आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हो। वो भी इतना समझते हैं कि आप छोटे से बच्चे हैं जो भी जस्ट 12th पास करके आए हुए। आप हर सवाल के बाद ना, डिपेंडिंग अपॉन, अगर लंबा चौड़ा है तो थोड़ा सा ज्यादा पॉज, अगर नहीं है तो हल्का सा रुक करके, और जो बोलो सटीक बोलने की टुवर्ड्स प्रैक्टिस करो। जब भी आप घर पे या आपस के अंदर में जो भी सर ट्रिक बताते हैं कि भाई अपने दोस्तों के साथ ही आपको डिस्कस करो, जो भी करो, आप जब बोलने लगते हो ना तो आपको बातें पूरी पता होती है। जितना मेरा देखना हुआ, लगभग लगभग ऑफलाइन में जितने बच्चे बैठे हैं, लगभग लगभग सबका तो मोटा मोटी तो देखना हुआ ही हुआ है, आपको पता होती है, नहीं भी पता होती है, कान से आपका कनेक्शन दिमाग तक नहीं जाता, कान से सीधे लगता है कि बस मुंह से सीधे सीधे निकाल दे। मतलब कभी कुछ फंसाने या कुछ घुमाने की कोशिश करना, एक बार भी नहीं सोचते हो, आपको लगता है मुझे पता और हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब वही सबसे बड़ी गलती है, वही मौका मिल जाता अगले को, तो रुक जाया करो, हर एक आता भी हो तो भी रुको, ज्यादा देर मत रुको। अब ऐसा मत बन जाओ कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का किसी ने स्पीच सुना है कि नहीं सुना है? कभी आप उनका देखना, जब उनकी एज ज्यादा हो गई थी ना, तो मीडिया वाले जब भी लेकर के आते थे वो बस स्टार्ट करते थे, वो बोलते थे पिछले महीने, अब सब रुका हुआ है, हमने ये कहा था, फिर रुक गया। मतलब वो एज के कारण वैसा हो रहा था, हालांकि भाई वो तो बहुत तगड़े, वो वक्ता तो बहुत तगड़े थे, ओरेटर तो बहुत तगड़े थे वो, खैर वो बात अलग है, लेकिन आप पॉज लिया करो यार, आने के बाद भी पॉज लो,
वो आपके कॉन्फिडेंस को ही दिखाता है, और एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये तो ओके है, ये प्रॉपर ट्रेन या फिर प्रॉपरली तैयारी करके आकर के बैठा हूं। आप लोग तो पहले हड़बड़ा जाते हैं, आप बोलने लगते तो कुछ भी बोलने लगते हैं। और ईएमएफ और ईएमआई तो सुनते सुनते हम थक गए यार, और ढंग से किसी के मुंह से आंसर आज तक नहीं आ पाया क्या है ईएमएफ और क्या है ईएमआई। और ईएमएफ के साथ साथ थोड़ा केमिस्ट्री में ई नॉट ऑफ सेल भी अगर उसको जोड़ दिया जाए ना तो एक बढ़िया ही सवाल बन जाए, अब सर ये ई नॉट ऑफ सेल क्या है या ई ऑफ सेल क्या है। ई ऑफ सेल मतलब ई सेल का मतलब क्या था केमिस्ट्री में? हाँ एक बात ऐसे रैंडम बात करें फिर अपन यहां से स्टार्ट कर लेंगे, वो इशू नहीं है। हाँ भाई, सेल का पोटेंशियल। ई सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है जिसके अंदर अपन सेल का पोटेंशियल। ईएमएफ क्या है? वो भी क्या बताता है बेसिकली? सेल का पोटेंशियल। अब तो तुम ये बताओ ईएमएफ और ईएमआई तो बिल्कुल फार डिफरेंट चीज है। ई ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ क्या डिफरेंस है? सोच के कोई हाथ आराम से खड़े करे, ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? बट हाँ एक बेसिक सा सवाल बन जाता है। तो सोचना यार ऐसी छोटी छोटी चीजें वो आपके पर्सनालिटी को ही चेक कर रहा है अल्टीमेटली, जो नॉन टेक भी ले रहा हो। क्या आप इधर किसी कैसे साउंड कैसे कर रहे हो, हड़बड़ा के कर रहे हो, रुक के कर रहे हो, स्थिरता से आप बता रहे हो, नहीं भी आता उसको भी पॉजिटिवली रिप्रेजेंट कर रहे हो। हर बार 10 में से आपको 4 सवाल नहीं आए, आप उस 4 सवाल को बहुत आराम से रुक के बता रहे, सॉरी सर आई डोंट नो, या सर आई थिंक आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज है। वो भी नहीं बोलते आप तो बिल्कुल और एकदम बिल्कुल चेहरा लाल पीला होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो उसका सहारन, वो तो बोलते सब आता है सर, बस इंटरव्यू के अंदर बैठते ही मेरा तो पूरा एकदम गायब ही हो जाता है, मतलब कुछ ही नहीं लगता हो यार। ऐसे में फिर दिक्कत होगा फाइनल में यार। तो ये जो भी कमी है वो तो पता पड़ ही जाता है पहले इंटरव्यू में, नहीं सही तो धीरे धीरे इसको ओवरकम करें और अगले में और रिफाइन करें, अगले में फिर और रिफाइन करें, ऐसे से करते हुए रखते हुए चलते हैं। चलिए आइए जरा, ये तो चलिए स्टार्टिंग की बातें हो गई यार। देखो सबके सब कुछ तो इंपॉर्टेंट तो वही है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब अगेन केमिस्ट्री पढ़ाना, हम कुछ भी आकर के यहाँ पढ़ाने लग जाएं और पढ़ाना स्टार्ट करें 10 अलग अलग, अभी अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात बोल दिए, ईएमएफ के बारे में बात बोल दिए, अब ऐसे हम अमेरिका पे चले जाए, यूजीसी पे चले जाए, इधर चले जाए, आंसर किसी का नहीं दे तो आपको क्या समझ में आएगा? ओवरऑल कुछ नहीं। तो वही सी चीज है, मतलब बेसिकली आप रिप्रेजेंट कैसे से कर रहे हो। सारी बात आओ, तो अभी हम लोग जिस चीज के लिए अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं केमिस्ट्री का कुछ, अच्छा अगेन तुम क्वेश्चन देखना कौन सा क्वेश्चन आपको 11 मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही शार्प और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, 9th 8th में आए हुए वर्ड्स है, बट वही अगेन हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम ऐसे भी पर्टिकुलर डेफिनेशन का आंसर वहां गलत साउंड करेंगे। बहुत आसान सी चीज, सब जानते हैं इवेपोरेशन, सब जानते हैं कंडेंसेशन, सब जानते हैं डिस्टिलेशन, मतलब हम बोल नहीं पाते, मतलब उसको समझा नहीं पाते। आइए जरा सबसे पहले इवेपोरेशन की बात करते हैं। इवेपोरेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा होगा, लिक्विड कहाँ जा रहा होगा, गैस में। बस एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कहां से कम, बॉइलिंग पॉइंट से पहले। समझ में आ रही बात कि मतलब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लिक्विड से गैस में, और लेकिन कब, बिलो इट्स कौन सा वाला टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। तुम 3 की पॉइंट्स अगर डाल दिए, अब तुम इसको पैसिव इंग्लिश में बोलो क्योंकि ये लॉ नहीं है, थ्योरम नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्या बताना, इवेपोरेशन। और ये वो प्रोसेस, अच्छा एक और बात, ये वही लिक्विड करेंगे जो लिक्विड नेचर में कैसे होते हैं, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, वो जो उड़ सकता, वोलेटाइल को हिंदी में बोलते उड़नशील, मीन जो वो उड़ सकता, मतलब लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस में। बट वो जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो ही ना, वैसे जैसे लिक्विड के लिए इवेपोरेशन जैसा प्रोसेस कहीं काम ही नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो अगेन देखे जरा, और यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख भी दिया यार, सारे इंटरव्यू में आए हुए क्वेश्चन ही है जो कि आपके सामने में है। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंज, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट कोई भी टेम्परेचर हो, बशर्ते कि वो कौन सा वाला टेम्परेचर ना हो, बताना, बॉइलिंग पॉइंट। बिलो इट्स क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट, सही है ना। दूसरा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन भी आपको समझ में आ रहा है, बेसिकली क्या होना होता है, वेपर का वापस से किसके अंदर में कन्वर्ट कर जाना, लिक्विड के अंदर में कन्वर्ट कर जाना, वही हमारे पास क्या कहलाता है, हमारा कंडेंसेशन कहलाता है। यार देखो 2 वर्ड आता है जब डिस्टिलेशन, जब भी कभी एग्जामिनर के दिमाग में आएगा ना तो एक और वर्ड आ जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कहां पढ़ते हैं अपन इसको, 9th क्लास के 2nd चैप्टर में। 9th क्लास का 2nd चैप्टर क्या था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, याद आ रहा है क्या? पहला था मैटर इन आवर सराउंडिंग, दूसरा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, तीसरा था मेटल नॉन मेटल, और चौथा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। कुछ नहीं भी याद आ रहा तो चलो ठीक है, हम ला रहे हैं ना वहां पे। फिर इसके बाद मैटर, इज मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर में एक टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बांटते थे, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक और था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर में अपने पास फिर एक और टॉपिक था मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कि किस किस तरीके से आप मिक्सचर को क्या कर सकते हो सेपरेट। उसी के अंदर में आता है आपके पास डिकेंटेशन, फिर इसके बाद आपके पास आता है क्रोमेटोग्राफी,
और उसी के अंदर में ही आता हमारे पास कौन सा वाला, डिस्टिलेशन, और एक और क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बेसिकली क्या हो रहा है, दो लिक्विड को अपन क्या कर रहे होते हैं, सेपरेट कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फिर से सुनना, दो लिक्विड को अपन क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जो मिसिबल लिक्विड है, लिक्विड एक दूसरे मिक्स हो चुके हैं, उसको अपने को क्या करना है, सेपरेट करना है। अब सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, कि एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम, एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। तो जो कम वाला होगा वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, और गैस के थ्रू वो कहां चला जाएगा, दूसरे बीकर में कनेक्ट हो जाएगा। यहां एक ट्रैप है क्या, कि सर ये फिर डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है। सुना, डिस्टिलेशन अपन तभी कर सकते हैं जो दोनों के दोनों मिसिबल लिक्विड है, उन मिसिबल लिक्विड में टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। सुना जरा, दो मिसिबल लिक्विड वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है सबको, मींस आपको फिर पता नहीं पड़ रहा, दोनों मिल चुके, हाँ, लाइक काइंड ऑफ होमोजीनियस हो गया हुआ। तो अभी आपका क्या है, अगर उन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, तो उस केस में हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, डिस्टिलेशन। अब जब टेम्परेचर का डिफरेंस क्या हो, 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, कम, मींस 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, कम, तो वैसे केस में अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और बहुत ही पिट सा एग्जांपल है यहां पे, अगर हम यहां पे रखें क्या, वाटर, और वाटर के साथ मिला दे क्या, ये रहा अल्कोहल, और बेसिकली क्या अल्कोहल का फॉर्मूला, और उसमें भी क्या है हमारे पास, इथेनॉल। ये वाला देखिए बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों मिले हुए हैं, चलो भाई मिल गए, मिल जाते हैं पानी के अंदर में अल्कोहल। अब जो ये मिल चुका है, अब बताना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का भी बड़ा कॉमन सा है, कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है इसका, 78 डिग्री सेल्सियस। अब आप एक बात बताओ, ये रहा 100, ये रहा 100, ये रहा 78, तो बताना टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ रहा है, बोला टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 22 डिग्री सेल्सियस, विच इज लेसर देन कौन सा वाला, बताना 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इसके लिए डिस्टिलेशन यूज करेंगे या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बस इतना ही पूछेगा। जब टेम्परेचर बहुत कम हो तब ऑब्वियसली, ऐसे से अगर कोई कंडीशन पूछता है तो एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस से कम या 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। तो आप अगर साउंड करोगे तो उसी हिसाब से साउंड करोगे जो आप पढ़े हो, बस समझ आ रहा ना। हाँ, ऐसे 1-2 डिग्री सेल्सियस, 3-4 डिग्री सेल्सियस वाली बात तो खैर ठीक है, इतना तो एक्सपेरिमेंटली भी कर देते हैं। और उसमें क्या करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, बेसिकली ग्लास का बीड डाल देते हैं बीच में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, हाँ, वो वहां पे वो रहता है, फिर इसके बाद वो लिक्विड फिर वापस से वो गैस बनते हुए लग जाता है। तो 2-3 डिग्री सेल्सियस का नहीं है, बट मोटा मोटी अगर आपसे पूछे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 25 डिग्री सेल्सियस एक मोटा मोटी माना गया हुआ है, एक स्टैंडर्ड माना गया कि उससे अगर कम होगा तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, फ्रैक्शनल, और एल्स क्या यूज करेंगे, नॉर्मली डिस्टिलेशन। तो ये दोनों का दोनों प्रोसेस, या सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन कौन सा प्रोसेस था, आपने अपने घर के अंदर में बराबर ही देखा होगा यार, दूध से वो निकालना, ऐसे करता ना, वो निकालना, क्या निकालना, मक्खन निकालना। तो वो बेसिकली आप ऐसे से करते हो, क्या कर रहे हो आप, एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगेट कर रहे हो आप। तो उसके अंदर के जो भी कोलाइडल्स पार्टिकल है, जो थोड़े हेवी पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर ऐसे से ही क्या है, टेम्परेचर भी हाफ पे ही है, क्या, क्रोमेटोग्राफी, और एक और क्या बताया हमने आपको, डिकेंटेशन। तो खैर बेसिकली क्या है, दो लिक्विड का डेंसिटी क्या होगा, अलग अलग, तो वो तो अलग से ही दिख जाएगा, एक का पूरा लेयर अलग हो गया, दूसरा अपना बच गया। तो देखना बस केवल डिस्टिलेशन ही नहीं, डिस्टिलेशन से एसोसिएटेड जितने भी सारे केसेस थे, वो सारे केसेस भी हमने आपको बता दिया। सब्लिमेशन कोई बड़ी बात है क्या, बताना, सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, हाँ, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ क्या, बताओ, सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड क्या, सब्लिमेशन। सुना एक और वर्ड, गैस से अगर डायरेक्टली सॉलिड हुआ उसको भी क्या बोलते हैं अपन, सब्लिमेशन ही बोलते हैं, या रिवर्स सब्लिमेशन भी लोग बोलते हैं। सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड दोनों ही सब्लिमेशन है, लेकिन कभी कभार गैस से सॉलिड, मतलब कभी कभार क्या ही, मतलब अगर अपन सब्लिमेशन डायरेक्टली अगर कोई बोला तो उसका मतलब सॉलिड से गैस है, वो सेंस पे भी डिपेंड करता है, आप उसको रिवर्स सब्लिमेशन भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल तो दो हमने आपको दे दिया, कौन सा, यही कैंफर वाला एग्जाम्पल हो गया, नेफ्थलीन बॉल वाला एग्जाम्पल हो गया, एक और कोई बोल रहा था, ड्राई आइस, बहुत बढ़िया है। ड्राई आइस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन विच फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, जिसको आप छोड़ दो तो बिना ट्रेस छोड़े वो सारा का सारा सॉलिड किसके अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके गैस के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोले कहानी समझ में आ रहा। अच्छा जी, बॉइलिंग पॉइंट का कोई डेफिनेशन बता सकता है, बचपन से सुनते आ रहे, आराम से सोचो और बताओ यार, हम लोग यहाँ इंटरैक्ट करने बैठे हुए। आप रुक जाइए आर्यन, हाँ हितेन बताइए। बहुत बढ़िया यार, ये बोलना जरूरी है। अब यार, अब देखना, बॉइलिंग पॉइंट से लोग क्या समझते हैं, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू क्या, बताओ, गैस।
ये 9th क्लास के हिसाब से अगर कोई डेफिनेशन होगा तो ये होगा, ये नहीं। अभी तेने बहुत बढ़िया बोला क्या कि जब वेपर प्रेशर ऑफ जो लिक्विड होगा वो किसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो हमारा वो जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर हमारा किसके इक्वल होता है, बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होता है। फिर से सुन ले, वेपर प्रेशर जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर का। एक्सटर्नल प्रेशर अभी अपने पास, जैसे मान लीजिए अभी एटमॉस्फेयर अभी हमारा कितना प्रेशर लगा रहा है 1 atm, तो अभी पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसी एटीएम को आप बढ़ा दो, 1 atm की जगह पर आप कितना कर दो 100 atm कर दो, तो अकॉर्डिंगली 1 atm की जगह 100 atm है 200 atm कर दो। तो अगेन बॉइलिंग पॉइंट का कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होता, वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास अलग होता चलता चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या? ये कोई फिक्स नहीं है। तो बेहतर डेफिनेशन क्या है और सबसे करेक्ट डेफिनेशन क्या है कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर क्या होता है, क्लोज कंटेनर रखो और ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड जो भी प्रेशर अप्लाई होता है क्या ऑन द सरफेस ऑफ द वेपर इज कॉल्ड कौन सा वाला प्रेशर, वेपर प्रेशर। सजारी बात फिर से सुना, वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं, द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। फिर से, प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। देखना जैसे हमने ये बना दिया यहां पे इस तरीके से क्लोज कंटेनर है अपने पास। अब अगेन ध्यान से देखना, यहां पर हमने रख दिया कोई वोलेटाइल लिक्विड, अगेन वोलेटाइल लिक्विड के लिए वैलिड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताना, ये यहां पर क्या आ रहा है बताना, ये यहां पर कुछ ना कुछ क्या बन रहा है बताना, कुछ ना कुछ बन रहा है वेपर, और वेपर के द्वारा ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड, टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड पर जो भी अभी हमारा क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा होगा, वही प्रेशर हमारा कौन सा प्रेशर कहलाता है, वेपर प्रेशर। और अगर वही एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाएगा बराबर, तो उस केस में हमारा वह बेसिकली वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसा कि आप एग्जांपल में यहां पर डेफिनेशन में क्लियर कट बोलना है यार, ना ज्यादा ना कम। व्हेन द फिर एग्जामिनर इसके बाद फिर इसके अंदर में घुसेगा ही, फिर वो आगे बढ़ेगा। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर कॉजिंग द लिक्विड टू बॉयल, मतलब उसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड को किस पे मजबूर करेगा, वो बॉयल करने पे मजबूर करेगा। बॉयल करने का मतलब क्या, उसको लिक्विड फेज से किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, वेपर फेज में कन्वर्ट करेगा। एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड कौन सा वाला बताना, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अगला आसान आसान सा देखिए ना, आपके कुछ ऐसा टफ नहीं है यार। अब व्हाट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये किसी को बताने की जरूरत क्या है। एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं, जो हीट को क्या कर ले बताना, एब्जॉर्ब कर ले। और एक्सोथर्मिक क्या होता है, जो हीट को क्या करे, रिलीज। कब, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन में ओवरऑल अगर हीट एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज, तो हमारा क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। और हीट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमारा क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक। 3-4 रिएक्शन को छोड़ दिया जाए, वो आपसे पूछने भी नहीं जा रहा, बस हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि यूजुअली आप क्या बोलो, यूजुअली, हमेशा नहीं, यूजुअली सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो हमारा नेचर में क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर क्या बताओ, एक्सोथर्मिक। तो बताओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक। अरे कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद है किसको बोलते थे, कि जब एक या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बना, एक सिंगल प्रोडक्ट बना, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। और डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं, जब एक सिंगल रिएक्टेंट अपने आप को 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। अब तोड़ने के लिए तो आपको हीट एनर्जी देनी होगी, अपने मन से तो रखे रखे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं टूटेगा, दैट इज आवर कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन होना किस में, CaO प्लस CO2 में, तो वो हमारा कैसा सा कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसी को आप कंबाइन करो, दैट इज क्या बोलेंगे अपन उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 3-4 रिएक्शंस है, बट वो अगेन फिर जेई वाला हिसाब किताब है, जिसमें कॉम्बिनेशन भी हो रहा है बट रिएक्शन स्टिल एंडोथर्मिक होता है। वो केमिकल इक्विलिब्रियम 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, हालांकि जब बात करेंगे तो हम थोड़ा बहुत तो आपको बता ही देंगे यार, उतना थोड़े ना छोड़ेंगे। चलिए साहब आगे अगला। अब यार ये देखो 3-4 तो लॉ है जो कि फेमस है केमिस्ट्री के अंदर में, और 1-2 केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ में से भी कौन सा लॉ है, देखो इसमें अपन भूल क्या जाते हैं कि सर कब किस केस में कौन कांस्टेंट होता है, ये अपन भूल जाते हैं यार। तो सुनते चलना, नाम क्या है, बॉयल्स, अगला क्या नाम लिखा हुआ है, चार्ल्स, और तीसरा क्या लिखा हुआ है, लुजैक्स, और अगला क्या लिखा हुआ है, एवोगाड्रो। एवोगाड्रो का तो मतलब कुछ तो नंबर वंबर से, और नंबर का कनेक्शन किससे था, मोल से। फिर से सुनना, एवोगाड्रो को याद करने का ट्रिक बता रहे हैं कि अपने को पता है कि Na इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल। अरे बोलो, Na इज इक्वल टू 1 मोल, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होगा, और 1 मोल का कनेक्शन किससे होता है, वॉल्यूम से। अरे 1 मोल का कनेक्शन किससे होता है, वॉल्यूम से। कितना, 22.4 लीटर, कब, एट STP। सुनते चलना, 22.4 लीटर एट क्या है हमारे पास, STP। वो छोड़ो, नाम क्या लिखा हुआ है, बॉयल।
अब बॉयल मतलब नाम से भी समझ, कुछ तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो देखना बॉयल्स लॉ में किसको कांस्टेंट कर देना, टेम्परेचर को। आप याद रखो, क्या आपको तो ये सबको ही पता होगा, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, बोले भाई एनआरटी। अब बोलना बॉयल्स लॉ बोल रहा है, अब बॉयल्स लॉ बोल रहा है तो किसको कांस्टेंट कर दोगे, टेम्परेचर को। एन क्या होता है बताना, मोल्स ऑफ गैस। तो बातें करो आप एक क्लोज कंटेनर में, तो क्लोज कंटेनर अगर क्लोज कर दोगे तो मोल भागेगा थोड़ी ना इधर उधर। क्या क्या कांस्टेंट हो गया, एन, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, टी ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया, बॉयल से टेम्परेचर याद रखेंगे उसको कांस्टेंट मार देंगे। तो पीवी इक्वल्स टू क्या निकल करके आ गया, कांस्टेंट। और पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट का बेसिकली मतलब क्या कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया आपके पास, वॉल्यूम। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। सिंपल सी बात है, सही है। दूसरा हमारे पास कौन सा वाला लॉ है बताए, चार्ल्स लॉ। अब पहले टेम्परेचर कांस्टेंट, अब दूसरे बारे में अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। दैट इज, अब अगर प्रेशर को तुम कांस्टेंट कर दो तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा बताना, वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, टेम्परेचर के। अगेन फॉर अ क्लोज कंटेनर, या फिर क्लोज कंटेनर बोले, या फिर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस बोल दो। गिवन अमाउंट ऑफ गैस को भी तुमने फिक्स कर दिया तो तुम्हारे पास सीधा सीधा क्या आ जाना है, आपके पास सीधा सीधा आ जाना है कि वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा आपके टेम्परेचर से। मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। तीसरा लॉ क्या होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अरे बोलो, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट किया, दूसरी बार तुमने प्रेशर कांस्टेंट किया, और तीसरी बार तुमको क्या कांस्टेंट करना पड़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या आ जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि P क्या आ रहा है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, T। रहेगा ध्यान, सही है ना। पहले क्या कांस्टेंट करा था बताना, टेम्परेचर। दूसरा तुमने क्या कांस्टेंट किया, प्रेशर। अरे एसटीपी से भी तुम याद रख सकते हो, पहला टी, फिर दूसरा क्या था हमारे पास पी। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो तीसरे केस में हमारे पास क्या कांस्टेंट हुआ है, तीसरे केस में हमारा कांस्टेंट हुआ है वॉल्यूम। तीसरे केस में क्या कांस्टेंट हुआ है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट पर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर। और एवोगाड्रो लॉ जो है, तो ऑब्वियसली एवोगाड्रो की अगर आप बात करते तो इसको तो अपन मिटा दे रहे हैं, ये किसके बराबर होगा बताना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोल। जितना ज्यादा मोल उतना ही ज्यादा वॉल्यूम। लेकिन क्या कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर। क्योंकि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में प्रेशर और टेम्परेचर को तुम कांस्टेंट करोगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, मोल के। ऐसी चीजें पता है सवाल कब पूछता है कि एक कंडीशन से लेके दूसरे कंडीशन में डाल देगा। कहने का मतलब क्या कि V1 बाई N1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, V2 बाई क्या आ जाएगा, N2। तीन चीजें देंगी, तीन चीजें दिया रहेगा, चौथा चीज आपको निकालना रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रहेगा, सही है ना। तो यही है चारों के चारों लॉ है हर एक के केस में। अब इसके केस में बस दो आ गया, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और डेफिनेशन साफ है जो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये नहीं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो उसका डेफिनेशन है। भाई जो भी डेफिनेशन है उसी का ही वो हमारे पास क्या है, हमारा मैथमेटिकल अपने पास क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन। अच्छा जी, ये तो सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है, दैट इज क्या मतलब इंटरव्यू वगैरह में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, सो दैट्स व्हाई ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिस पर अभी हम लोग आज के डेट में IPP1 में बात भी करने वाले थे। रिवीजन में जो भी अपन देख रहे थे अभी सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो क्या है हमारे पास, हेनरी का लॉ। कल बोला भी तो था यार, क्या था हमारे पास, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हेनरी का लॉ है। मास नहीं लिखेगा आप, सीधे लिखे ना अमाउंट ऑफ गैस। और उसमें भी यार मास नहीं होता यार, मोल फ्रैक्शन आता है यार, सुनारी बात। उसके साथ वो लीनियर रिलेशन शो करता है। अमाउंट ऑफ गैस आप बोलोगे ना कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो एनसीईआरटी लिखा वही बोलना है, प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to the amount of liquid dissolved in it. Mathematically, P is directly proportional to X, where X represents the mole fraction of solute, P represents the pressure of the gas, and where KH is क्या हमारे पास, Henry's constant। इसके बारे में हमने बात अभी कहाँ किया है बताओ, हमने अभी तो बस जस्ट कल की डेट में, कल की क्लासेस में करी, सही है। प्रेशर द लिक्विड, फिर से जो हेनरी लॉ है ना, आप सीधा सीधा ये लिख लो ना कि आप इसका उल्टा ही लिख लो आप, प्रेशर क्या है देशमुख जी, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, एक सेकेंड यार,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस, क्या होगा बताना, डिजॉल्व इन इट। और इतना ही मत बोलना, इतना बोलने के साथ साथ ना आप अपने एंड से बोलना मैथमेटिकली, ये तो बस बोलते बोलते खत्म करते करते आप बोल देना मैथमेटिकली, बस हल्का सा बस उसको एक्सप्लेन करो, फिर वो आपसे आगे कुछ पूछेगा ही नहीं। P इज इक्वल टू कितना होता है, KH, और इंटू क्या हो जाएगा, XB, जहां मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता और KH का वही यूनिट होता है जो किसका यूनिट होता है, प्रेशर। बस इतना बोल दो, या घुसेगा ही नहीं, फिर वो आगे ही बढ़ जाएगा कि चलो बहुत अच्छे से इसने बता दिया। अब इसी में प्रेशर, अमाउंट ऑफ गैस कुछ आगे पीछे किया तो समझ जाएगा कि इसको बिल्कुल भी नहीं, पर आप पता है तो हम इसको अभी यहाँ पे कंफ्यूज कर दें। सारी बात। अगला अपने पास क्या है, हाँ अगेन 3 ही तो एप्लीकेशन है जो दे रखा है, बताओ क्या। एक तो सबसे पहली बात कार्बोनेटेड वाटर, नहीं सही, कि उस केस में जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा हमारे पास, उतना ही ज्यादा हमारा अमाउंट ऑफ गैस क्या होता है, डिसॉल्व होता है। अच्छा, इसका लिमिटेशन कैलकुलेटिव हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसका लिमिटेशन किसी को पता है क्या यार, ये सब पूछते हैं यार, तो ये लिमिटेशन थोड़े ना यार, ये तो सही बात है। धूप में रख दोगे तो कोल्ड ड्रिंक में लिक्विड सॉल्युबिलिटी कम होगा, तो उस केस में नहीं रहेगा। लिमिटेशन पूछ रहे हैं हेनरी लॉ का, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। देखना जरा, एक दो लिमिटेशन बता रहे हैं आपको। सबसे पहला लिमिटेशन सुनना कि यार सही बात है, प्रेशर बढ़ाओगे गैस क्या होगा, सॉल्युबल होगा, लेकिन इसका ये मतलब थोड़े ना यार कि उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आप प्रेशर बहुत बढ़ा दिए तो बहुत ज्यादा गैस डिसॉल्व हो पाएगा क्या उस कंटेनर में, हट जाएगा यार, ब्लास्ट ही कर जाएगा। मींस ये नियम कब लागू नहीं होता, हाई प्रेशर पे ये नियम लागू नहीं होता। पहला लिमिटेशन। आपने प्रोपोर्शनल बोला, भाई ध्यान रखना आप मैथ्स की बात कर रहे हो, प्रोपोर्शनल मींस होता है स्ट्रेट लाइन, क्या ये बात समझ में आ रहा ना। तो ये हाई प्रेशर पे ये नियम नहीं लगेगा, हाई प्रेशर या बहुत हाई प्रेशर ज्यादा बेहतर वर्ड है कि सर बहुत हाई प्रेशर पे फिर ये लॉ नहीं लगेगा, पहला। दूसरा, मान लो कि गैस उस लिक्विड के साथ रिएक्ट कर जाए, फिर से सुनना, गैस उस लिक्विड के साथ रिएक्ट मतलब अंदर में एक केमिकल रिएक्शन हो जाए। अब पानी में CO2 मिला रहे हो तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, अंदर में कार्बोनेटेड वाटर है, बस समझ रही बात। लेकिन अगर मान लो हाँ नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए और गैस ही आपस में रिएक्ट कर ले गया, तो जो आप प्रेशर निकाल रहे हो वो कंपाउंड ही नहीं बचा, वो मोल्स ही नहीं बचे, वो मोल फ्रैक्शन कहां से होगा, और उस केस में हमारा रिजल्टिंग जो भी हमारा आंसर दे रहा वो कहां से होगा। दो बेसिक लिमिटेशन ध्यान रहेगा क्या, एक तो पहली बात हाई प्रेशर पे नहीं लगेगा, दूसरा गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या ना कर जाए, रिएक्ट नहीं कर जाए, ये हमारा क्या है, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, जो कि बहुत बेसिक सी बात है क्योंकि उसके बारे में इसने हेनरी ने कुछ नहीं बताया था। एक कार्बोनेटेड वाटर अपने पास एग्जांपल आ गया। दूसरे एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो क्या है हमारे पास, अच्छा हाँ ये रहा ना हमारे पास उसी के पहले एप्लीकेशन का मछली वाला। कल के डेट में ये हमने आपसे पूछा भी था IPP 13 वाले बैच में कि यार ये मछलियां क्यों ज्यादा कंफर्ट होती है, कौन से मौसम में, ठंडे मौसम में, क्योंकि उस केस में ऑक्सीजन डिसॉल्व कम होगा या ज्यादा, तो मोर कंफर्टेबल दिल फील। ठीक साहब, ये हो गया हमारे पास। एक और कमी यहाँ पे कि लोगों को हाई एल्टीट्यूड पे ब्लीडिंग क्यों होने लग जाता है या वो अनकॉन्शियस क्यों हो जाते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो बताना प्रेशर ज्यादा होगा या कम। अब प्रेशर कम होगा तो एयर में डिसॉल्व, आपको आपकी बॉडी के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो एयर एक मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है और होमोजेनियस मिक्सचर ही है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। तो उस एयर के अंदर में ऑक्सीजन गैस भी डिसॉल्व ज्यादा होगा या कम। अब अगर वो कम होगा तो आपका रेस्पिरेशन सिस्टम सही से काम करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे केस में जिन लोगों को आदत नहीं है, कुछ लोग तो पहाड़ पे रहते हैं तो उनका बॉडी उसी हिसाब से कर रहा होता है, लेकिन जो नॉर्मल लोग और जो ग्राउंड पे रहते हैं उनको ऑल ऑफ अ सडन अगर दिया जाए या ज्यादा एजेड पीपल को दिया जाए तो उसके केस में थोड़ा सा दिक्कत होता है उनको, या नॉर्मल भी इंसान को दिक्कत होता है तो मास्क वगैरह लगा करके अपना चलते हैं या जो भी करते हो। सही है साहब। दूसरा तो हो गया अपने पास रीजन, बस इतना सिंपल सा है। तीसरा ये वाला यार, स्कूबा डाइवर्स एक्सपीरियंस बेंड, ये तीसरा उसका हेनरी का एप्लीकेशन था। क्या था ये स्कूबा डाइवर्स वाला, कोई समझा सकता है क्या। यही वाली बात है ना कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे ऊपर गए तो आपका प्रेशर क्या हो गया, कम। अब नीचे गए तो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। अच्छा, प्रेशर ज्यादा होने से आप बबल की बात कर रहे हो ना, बेसिकली वो बबल कौन बनाता है, जो आप नीचे जाओगे ना आप, हाँ जब आप नीचे जाओगे तो अभी आप ले तो रहे थे एयर ही, अब एयर के अंदर में आप ऑक्सीजन ले रहे हो कि जिस प्रेशर पे, उस प्रेशर पे ऑक्सीजन ही हमारा बबल एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन के साथ साथ और कौन से गैसेस है, जिसमें सबसे पहले तो कौन सा वाला गैस जो एब्जॉर्ब होने लग जाता है, नाइट्रोजन।
और वही नाइट्रोजन गैस क्या करता है, बबल फॉर्म करता है। अब सीन क्या है ना कि आप जब रैपिडली ऊपर आओगे, जैसा कि अभी आर्य ने बताया, रैपिडली जब आप ऊपर आओगे तो वो चीजें क्या करती है, एक बबल का फॉर्म करती है, और वो बबल का फॉर्म कभी किसी किसी केस में तो अल्टीमेटली क्या बोले उसको, डेथ का भी रूप वो भी हो जाता है, न क्योर नहीं करेंगे। हाँ, तो वो तो फिर इसमें ये भी हो जाता है, डिजीनेस वगैरह भी होती है, बेंट्स, जो कि एक नॉर्मल कॉमन सा जो कॉज है, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बात, दूसरा और तो और भी एक चीज, और भी एक जानकारी थी, तो इससे बचने के लिए करना क्या चाहिए, जब भी आप ऊपर आते हो, जब भी आप ऊपर आ रहे होगे, तो उस केस में आपको ना बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली, जो भी होते हैं स्कूबा डाइवर्स होते हैं बहुत स्लोली ऊपर आते हैं।